Hello everyone, my name is Prableen and I welcome you all to Champions of Akash. So the champion that we are going to be meeting right now has represented India for IBO and won a silver medal. He's NTSC Stage 1 qualified and in KVPY 2021, he stood at rank 74. And there's much more to his story than this. So let's welcome Amritansh onto the stage with a huge round of applause. Amritansh, welcome and many congratulations. How are you feeling right now after scoring this well? I'm feeling amazing. It's been a childhood dream और इतना अच्छा perform करके you feel really great, of course. So when did you join Akash? In which class and how was your experience? I started in class 9th for the foundation course and 9th 10th में mainly हमारा focus रहता है कि NTSC के लिए clear करें. तो NTSC में फर्स्ट स्टेज मेरा क्लियर तो हुआ था लेकिन उस टाइम मेरा टारगेट यही था कि नहीं मुझे अभी से नीट के लिए ही बकअप करना है तो वहाँ से कि मैंने ही वहीं से स्टार्ट कर दिया 11th 12th का पढ़ना एंड बिसाइड्स जो टीचर्स थे उनसे मैं एक्स्ट्रा सपोर्ट भी लेता था सो दे वर वेरी हेल्पफुल इन दैट आल्सो इन लाइक आकाश एज यू कैन से देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन अंदर ही है ना तो how did you manage with that competition because obviously there's a performance pressure और फिर उसके बाद you were also preparing for IBO so how did you manage on that stress part what did you do to relieve your stress stress relief करने के लिए the best thing for me was to sleep because दिमाग फिर reboot हो जाता है एक तरीके से otherwise other things that I did was listen to music and I particularly like metal so जो अंदर से गुस्सा था वो सारा उसके थ्रू चैनलाइज हो जाता था और उसके अलावा फ्रेंड्स पेरेंट्स उनसे बातें करो कुछ ना कुछ मन हल्का करने के लिए बता ही देते हैं हाउ वाज द करिकुलम इन ऑल करिकुलम इट वाज प्रीटी इंटेंस सो जब हमारा सिलेबस चल रहा होता है उस टाइम पे हम लोग कोशिश ये करते हैं कि टॉपिक्स ब्रॉडली कवर हो जाएं तब हम लोग फाइन डिटेल्स पे इतना ध्यान नहीं देते जब जितना हमें एंड में देना होता है तब हम ब्रॉडली टॉपिक्स कवर करते हैं उसमें टेस्ट भी थोड़े मुश्किल साइड पे आते हैं तो उस टाइम पे हम लोगों का ये हो जाता है कि हमें पता है कि हमारी ब्रॉड फील्ड क्या है उसके बाद जो आगे रिविजन प्लान्स आते हैं एक दो उसमें हम फाइन ट्यूनिंग करते हैं उस चीज़ की कि हाँ NCERT में ये चीज़ है भले ही वो कॉन्ट्रोवर्शियल हो मुझे उसको समझ के चलना है एंड इफ़ देयर इज एनी डाउट टीचर उसके अराउंड की चीज़ आपको समझा देंगे ताकि वो चीज़ रिटेन रहे हर बच्चे की अपनी एक प्रिपरेशन का तरीका होता है ना What was your way of attempting the exam? मतलब आपने ऐसे सोचा कि मुझे पहले ये अटेम्प्ट करना है उसके बाद ये अटेम्प्ट करना है How did you plan on attempting your final exam? एग्ज़ाम का मैंने जो लास्ट के मंथ में जो स्ट्रैटेजी डेवलप की थी दैट वाज स्टार्टिंग विद केमिस्ट्री बिकॉज आई हैड एनालाइज्ड कि कभी बायो मुश्किल आ जाती नीट में कभी फिजिक्स मुश्किल आ जाती है chemistry is a safe zone so I can start with chemistry and go to the either of the subjects so this time I attempted chemistry botany zoology and then physics and yeah my strategy worked I did not take any extra time बिकॉज ऐसा टीचर्स कहते थे कि मे बी तुम पेपर में ज़्यादा कॉशियस हो जाओ तो हो सकता है जितना तुम टाइम यूजुअली लेते हो उससे ज़्यादा टाइम लगे लेकिन मुझे अप्रॉक्सीमेटली उतना ही टाइम लगा जितना मैं प्रैक्टिस पेपर्स में लेता था Talking about the exam preparation and attempting the exam, we have some future champions here with us. Can we have a huge round of applause for you? Yeah. So they have some doubts and questions to ask you कि हम लोग कैसे attempt करें आपने कैसे तैयारी करी थी because obviously excitement होती है when they see someone from their institute only getting these amazing marks so obviously they look up to you and they have some questions to ask so let's open the room for them. Yeah. जब आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे होते हो तो कभी कभार ऐसा टाइम आता है कि जितना आप सोच रहे होते हो उतना मॉक्स में नहीं आता तो आप उस फीलिंग को कैसे ओवरकम किए और अपने मार्क्स को बढ़ाए तब आपको गिल्ट होता है कि हाँ इतनी मेहनत करी थी लेकिन नहीं आया रिजल्ट तो बेस्ट ये होता है कि उस गिल्ट को आप एब्जॉर्ब करो कि उसको समझो कि हाँ क्यों हुआ बेस्ट थिंग इज़ कि आप टीचर से जाके अपनी गलतियों को कबूल करो कि हाँ मैम ये मिस्टेक हो गई सर ये मिस्टेक हो गई टीचर्स उसके
ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत डांट लगा सकते हैं, लेकिन उसके अराउंड तुम्हें चीज़ें बता देंगे और फिर तुम्हें वो कभी गलती होगी नहीं। गलतियों को ना अपना दोस्त बनाओ कि वो यू शुड थैंक देम कि ये गलतियाँ हुई तुम्हारी, क्योंकि एंड में जाके वही गलतियाँ तुम्हें बचाने वाली हैं जो फाइनल पेपर होगा। और ओवर द कोर्स तुम इतने पेपर्स दोगे, इतनी गलतियाँ होंगी, उनको एक जगह नोट करोगे, वो तुम्हारे एक्सपीरियंस से, वो उस टाइम जो पेपर से तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस जो थी वो नहीं मिली, उससे एक इंटरनली ह्यूमिलिएशन फील होती है ना, वो तुम्हें याद रहेगा कि हाँ मैंने ये गलती करी थी, अब नहीं रिपीट होने वाली। सो दैट इज़ अ गुड थिंग कि वो गलतियाँ हैं, बट वो गलतियाँ तब अच्छी हैं जब उससे कुछ सीखो। अगर ऐसे ही हो रही हैं कैजुअली, तो अपना एटीट्यूड बदलना पड़ेगा पेपर देने के लिए। इट्स अ लॉन्ग जर्नी एंड कभी कभार 3-4 साल भी होता है, तो बीच में डिस्ट्रैक्शंस आना इज़ मतलब आ जाते हैं, इट्स नॉट नॉर्मल और समथिंग, बट आ जाते हैं। तो हाउ टू ओवरकम विद दैट एंड ऐसा हो कि रिग्रेट ना हो उसके बारे में, ऐसा कुछ, एंड हाउ टू नॉट वेस्ट टाइम ऑन दैट। अपने ना दीवार पे अपना गोल लगा लो, दिन का, महीने का और लाइफ का। अगर वो गोल पूरा नहीं हुआ है, उस तब अपने रूम में रहोगे चलते फिरते, वो कभी ना कभी तो दिख ही जाएगा। अगर वो गोल पूरा नहीं हुआ है, तुमने सेट कर रखा था, वही अगेन ये कुछ चीज़ें अगर हल्की सी ईगो को हिट करती हैं तो दैट इज़ अ गुड थिंग, बिकॉज हम उसको फिर चैनलाइज करके अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसको देखो कि हाँ मैंने ये नहीं किया है, तो अब मैं डेडिकेटेड होके ये पूरा करूँगा। हेलो भैया, मतलब नीट में पूरे 2 साल का सिलेबस आता है, 11th 12th और 3 सब्जेक्ट्स हैं, इतने सारे चैप्टर्स हैं, इतने सारे डिटेल्स हैं, तो हर एक चीज़ को, हर एक माइन्यूट डिटेल को लास्ट तक कैसे कैरी ऑन करना है? देखो, पहले तो खुद पे भरोसा होना चाहिए कि हाँ याद है, हर हर डिटेल का स्ट्रेस लेके नहीं हो पाएगा एंड तक। और असली बात यह है कि हम एस्पिरेंट्स जो हैं, हम एक फोमो के चक्कर में ज़्यादा एनालाइज भी कर लेते हैं कभी कभी अपने सिलेबस को, लेकिन एंड में इतना नहीं आता है। हमें ब्रॉडली पता होनी चाहिए, प्लस जो एनसीईआरटी है उसमें जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं उसका आइडिया हो, उतना ही काफ़ी है ना। हर डिटेल को इतना इतना बोझ नहीं बनाना है उसका। एंड अगर ऐसा है कुछ तो तुम्हें फील होता है कि हाँ मुझे याद होना चाहिए, ज़रूरी है, पता नहीं क्या आ जाए, क्योंकि ऐसा हो सकता है नो डाउट, तो उसके लिए अपने फ्रेंड्स को यूज़ करो। 2-3 चैप्टर सेलेक्ट कर लो, आपस में वो लाइंस पढ़ेंगे और उससे जो भी बेस्ट पॉसिबल क्वेश्चंस हैं उसे बनाएंगे, और उन क्वेश्चंस को स्टोर करके रखो। उसमें जितनी खुराफात कर सकते हो क्वेश्चन में कर लो, क्योंकि यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट ना। सो जो कर सकते हो एनसीईआरटी की लाइंस लो, जितना उसका एक्सट्रैक्ट निकाल सकते हो अपने फ्रेंड्स को यूज़ करो। अकेले काम करोगे तो बहुत मेहनत लगेगी। डिस्ट्रीब्यूट द वर्क एंड सबके साथ होगा, डिस्कशन भी होगा, नई चीज़ें और इमर्ज होंगी, उससे याद हो जाएगा। I want to add to this question कि इतने सारे chapters होते हैं, इतने सारे subjects होते हैं. Which was the subject that you found the most difficult and which topics? Or how did you overcome them? इनिशियली पता नहीं क्यों केमिस्ट्री बोरिंग लगती थी, क्योंकि बायो में एक अमेजिंग वो रहती है, अमेजिंग फीलिंग रहती है कि हाँ लाइफ में इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है, और फिज़िक्स में एक अलग कॉम्प्लेक्सिटी दिखाई देती है, केमिस्ट्री कहीं बीच में फंस जाती है। तो लेकिन नहीं, एंड में आते आते आई वाज फीलिंग न्यूट्रल अबाउट ऑल दी सब्जेक्ट्स कि हाँ अब तो नीट ही देना है, तो हाँ जितना सीखा है ज़्यादा बायसनेस नहीं दिखाते, सब्जेक्ट को सबको साथ में लेके चलते हैं। तो एंड द टॉपिक्स स्पेशली ऑफ कोर्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक सबका फियर रहता है कि इतना याद करना पड़ेगा, उसमें कहीं से क्या पूछ लें, लेकिन एंड में आते आते हो जाती है, क्योंकि बिकॉज वी आर एक्सपोज टू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग द सेम टॉपिक्स। सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड देयर वर अ फ्यू टॉपिक्स स्पेशली इन बॉटनी जो काफ़ी याद करने पड़ते थे, लाइक एनाटमी एंड मॉर्फोलॉजी। इवन द लास्ट डे बिफोर द एग्ज़ाम वो मुझे पढ़ के जाने पड़े थे, क्योंकि उसका डर रहता है कि उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, पता नहीं क्या आ जाए। एंड इन ज़ूलॉजी में इतना कुछ था नहीं, बिकॉज ज़ूलॉजी की तरफ अगेन थोड़ा सा इंक्लिनेशन ज़्यादा था, तो वो उसमें ज़्यादा डर लगता नहीं था। एंड सो मेनली मेरा यही था, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फ्यू टॉपिक्स ऑफ बॉटनी।
So ये जो दिक्कतें आई आपको, यू ओवरकम देम, यू नो, पर कहते हैं कि जब बच्चा तैयारी कर रहा होता है तो सिर्फ बच्चा ही नहीं तैयारी करता, पूरी उसकी फैमिली, पूरे उसके टीचर्स तैयारी कर रहे होते हैं। पेपर देने जाते हो सिर्फ बच्चा नहीं जाता, पूरी उसकी फैमिली, पूरे उसके टीचर्स जाते हैं। सो वी हैव योर मॉम फ्रॉम योर फैमिली दैट वी वुड लाइक टू इनवाइट ऑन द स्टेज। कैन वी प्लीज हैव यू ऑन द स्टेज मैम? थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस मैम। अभी आपको कैसा लग रहा है कि आपके बेटे ने इतना अच्छा स्कोर किया है? बहुत अच्छा लग रहा है मैम, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। आपने अमृतांश के साथ कैसे मैनेज किया इस टाइम पे व्हेन ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर हिज एग्जाम? अमृतांश का ही मेन तो हार्डवर्क उसी का है, बट ये है कि एज अ पेरेंट्स हमने हमेशा अमृतांश को सपोर्ट किया, मोटिवेट किया। कई बार ऐसा होता है कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो उतने टफ एग्ज़ाम के लिए तो बहुत अप्स डाउन्स आते हैं बच्चे के, उसमें कभी बच्चे थोड़ा डिप्रेस भी फील करते हैं। तो उसको हमेशा बोला कि पॉजिटिव रहना है, मतलब हर स्टेप पे आपको पॉजिटिव रहना है, अपना बेस्ट करना है और बेस्ट करके बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ देना है। मैंने तो हमेशा इसको यही बोला कि बेटा अपना बेस्ट करो और बाकी सब वो करेगा, उस पर छोड़ दो। और ये कभी पीछे नहीं हटा मेहनत करने से, इसने कभी गिव अप नहीं किया। ये सबसे बेस्ट क्वालिटी है इसकी। इसकी थोड़ी कंडीशंस भी ऐसी आई जो फेवरेबल नहीं थी, टफ़ थी थोड़ी, थोड़ा इश्यूज़ थे, मेडिकल के भी आए बीच में इसने, लेकिन उसमें भी ठीक है, हम लोगों का सपोर्ट था एज ए पेरेंट। आकाश की फैकल्टी ने बहुत सपोर्ट किया उस बीच में हमारा, इसको सारी चीज़ें भी प्रोवाइड करी ऑनलाइन, मतलब इसने थोड़े दिन क्लासेस करी, सब कुछ हुआ। बट इसने खुद भी कभी गिव अप नहीं किया उस कंडीशन में भी। इवन उसी कंडीशन में ये बायो ओलंपियाड में आर्मेनिया के लिए गया और वहाँ से सिल्वर मेडल मतलब लेके फिर वापस आया। I must say that positivity that he has got has come from you. I can just sense it कि मतलब you have that positive approach towards everything and that is what it is in him also. But talking about कि मतलब you went to Armenia to represent India for IBO, right? And पहले तो उसके लिए preparation के लिए बहुत time लगा होगा, फिर उसके बाद वहाँ पर जाना और ये सब कुछ करना। तो उस ड्यूरिंग जो आपका सिलेबस था जो मिस हो गया या फिर जो एग्जाम्स थे वो मिस हो गए, हाउ डिड यू कोप अप ऑन देम? मुश्किल था वापस आके करना, क्योंकि काफ़ी उस टाइम बहुत कुछ कवर हो गया था, स्पेशली इन केमिस्ट्री। तो हाँ, मुझे टाइम लगा समझने में, क्योंकि फिर द थिंग इज़ जो ऑन गोइंग सिलेबस है आपको वो भी करना है एंड जो बैकलॉग है वो भी करना है। तो मेहनत लगी, लेकिन हाँ एक रहता है कि यस मेरी पोजीशन ये रहती है क्लास में, मुझे वहाँ तक वापस आना है, तो उसके लिए फ़ाइट किया मैंने। सब कुछ कवर किया, टीचर्स की हेल्प ली जितनी ले सकता था, एंड एंड में हो गया कवर सब। और आपके फ्यूचर नीट एस्पिरेंट्स को क्या टिप्स रहेंगी कि इन चीज़ों का वो ज़रूर ध्यान रखें? लाइक इफ आई वुड से कि पॉइंट्स उनको नोट डाउन करने के दिस इज हाउ, तो व्हाट आर द टिप्स दैट यू वुड गिव टू द फ्यूचर नीट एस्पिरेंट्स? मेनली तो मैं यही कहना चाहूँगा कि गिव अप नहीं करना, क्योंकि बहुत लंबी जर्नी है, अब 100 चैप्टर्स हैं, सो दैट इज़ इमेंस। लेकिन खुद पे भरोसा रखना है कि एंड में जाके वो 100 चैप्टर नहीं लगते हैं ऐसा। हाँ, फिर जब कंप्लीशन की फीलिंग आती है कि हाँ अब तो बस हो गया, पेपर में लिखाएंगे जितना आता है, तो वो एक होप रखनी है कि हाँ मुझसे हो जाएगा, आई ट्रस्ट माई सेल्फ। प्लस उस होप को आपको चैनलाइज करना है अपने काम में, कि हाँ होप तो है बट उसको एक्चुअलाइज कैसे करूँ। तो जो भी हमारा सिलेबस है, जो भी हमारे पास क्वेश्चंस हैं, जो हमारे टेस्ट हो रहे हैं, जो नीट के पहले आ चुके हैं क्वेश्चंस, हमें उन सब की एनालिसिस करनी है। हमें एक जगह नोट करना है कि उससे हमने क्या सीखा, उस चीज़ को रिवाइज करना है। बिकॉज हम सिलेबस तो कवर कर लेंगे और हमें ऐसा एक कुछ लोगों को फॉल्स कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि हाँ अब तो कवर हो गया, अब तो कोई भी पेपर लिख सकते हैं। बट नहीं, जब हम पेपर देते हैं तो पता चलता है कि नहीं, काफ़ी कुछ भूल चुके हैं हम। तो उसको कंटिन्यूसली रिवाइज करना। इवन ये क्या होता है कि 12th में आके हम पूरा 12th पे फोकस हो जाते हैं। इफ़ पॉसिबल हमें ये भी करना चाहिए कि 12th में हम दिन के बस 15 मिनट दे के 11th का कोई एक छोटा सा टॉपिक रिवाइज कर लें, जो हमें सबसे अनश्योर लगता था 11th में। हम उसको 15 मिनट्स 30 मिनट्स भी देंगे तो एक कांस्टेंट रिमाइंडर आएगा। बिकॉज ब्रेन को एक रिपीटेड एक्सपोजर चाहिए होता है वो चीज़ों को मेमोराइज करने के लिए। तो यही टिप्स देना चाहूँगा। Exactly. Continuity and dedication and immense hard work is what makes you a champion of Akash. Congratulations on being a champion of Akash, Amritansh. And thank you so much, ma'am, for joining us. Thank you so much for giving out these amazing tips and sharing your journey with us. It has been a great session. Thank you so much. Thank you, ma'am.